जिस तरह से सरकार इसको कॉन्टेस्ट कर रही थी हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, हवाई जहाज को एक तरह से रेड किया गया था क्योंकि उसमें चारा घोटाले का करोड़ों का अमाउंट जा रहा था। कारण रहा होगा। बट बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये मोस्टली 90% जो स्कैम हुआ वो झारखंड से संबंधित था। सप्लाई तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी और बिल्स ऐसे बने थे जो मतलब उसका कोई अंदाज़ा कर नहीं सकता। मिस्टर यादव का इंट्रोगेशन ज़रूरी है, तो हमने प्रपोजल बना के भेजा था। कई बार जो है मुख्यमंत्री के लेवल से उस जांच को डिरेल किया गया। पीएसी का किस्सा तो अलग ही था कि पीएसी जब भी कोई जांच शुरू होती थी सारे कागज खुद ले लेती थी और फिर कोई जांच नहीं करती थी। उसके बाद मुझे अभी भी याद है वो दिल्ली गए, अगले दिन छुट्टी का दिन था, उन्होंने अपना ऑफिस खोला और फिर फाइनली ही पास दी ऑर्डर और चार्जशीट। बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया था कि आप लोगों ने ये गाय का चारा खाया है, पशु का चारा खाया है, ये इससे बढ़ के अधर्म नहीं हो सकता है। उसके नाम पे पैसा बनाया तो बहुत गलत बात है। पैसे का लालच वो तो खैर है ही है, डर भी काफ़ी था। कांके के किसी ऑफिस से वो सारे के सारे दस्तावेज बरामद हुए जिसके बारे में पीएसी ये क्लेम करती थी कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ये इस तरह का होल्ड था इन सब का। संवाद की इस कड़ी में बातचीत उस अधिकारी से जिसने 1990 के दशक में न सिर्फ बिहार बल्कि उसके बाद गठित हुए झारखंड बल्कि देश की राजनीति में भी भूचाल ला दिया। मामला क्या था? चारा घोटाला। जी हां, भारत में जब भी घोटाले की बात होती है प्रमुख घोटालों में से एक होता है चारा घोटाला। चारा घोटाला के आरोपी बने लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के 1990 से मुख्यमंत्री थे। सिर्फ आरोपी ही नहीं बने बल्कि हर उस केस में जिनमें कि उनका नाम था आरोपी के तौर पे, उन तमाम के तमाम केसेस में उनका कन्विक्शन हुआ, यानी फुल प्रूफ केस। जांच जिस अधिकारी ने की, लंबे समय तक वो अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, 1984 बैच गुजरात का आर्डर, सीबीआई में 1992 में गए, 10 साल तक लगातार सीबीआई में रहे, एसपी से डीआईजी तक का प्रमोशन हासिल किया और उस दौरान इस जैसे कई और घोटालों की जांच की। हम बात कर रहे हैं राकेश अस्थाना की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उस चारा घोटाले के बारे में बातचीत करने के लिए, उसकी जांच के उन पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए जो कि आम जनता की निगाहों से अब भी ओझल है। अस्थाना साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने पढ़ाई लिखाई अपनी रांची में की, बल्कि वहां पढ़ा भी रहे थे जब आपका भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ। आप उसी जगह पे लौट के गए, बगल में धनबाद में 1992 में, जब आप गुजरात से डेपुटेशन पर आए सीबीआई में। उस समय क्या अंदाजा था कि 4 साल बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कि आप अहम किरदार प्ले करेंगे और वो फिर उस घटना और उस घोटाले के साथ उसके जांचकर्ता के नाम पर आपका नाम जुड़ जाएगा, उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाने में सीबीआई को कामयाबी मिलेगी और वो केस जो है बिहार की राजनीति ही को नहीं, देश की राजनीति को भी इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, मैंने जब डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया था 92 में, बल्कि 91 में ही मैंने अप्लाई किया था, तो उसका कुछ व्यक्तिगत कारण था। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग धनबाद में हुई थी तो मेरी माताजी और मेरे पिताजी काफ़ी परेशान थे, बिकॉज धनबाद को वैसे भी काफ़ी बदनाम जगह माना जाता है, कोल माफियाओं का शहर था। कोल माफियाओं का शहर। और उस वक्त अगर आपको याद हो तो मैंने मई 92 में ज्वाइन किया था, कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही शायद वहाँ पे सीनियर एसपी थे रणधीर वर्मा, उनका एक एनकाउंटर में शहीद हुए थे वो। तो किसी भी पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं कि सीबीआई में डेपुटेशन पे जा रहे हैं, धनबाद में जा रहे हैं, और सीबीआई में डेपुटेशन तो ऐसा होता है जिसमें कोई पुलिस का प्रोटेक्शन होता नहीं है। तो मेरी माँ काफ़ी परेशान थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब नौकरी करनी है तो, और घर के नज़दीक अगर रहना है तो धनबाद हो या रांची हो, करेंगे। तो
आप जैसा कह रहे हैं, इट्स अ प्रोविडेंस बेसिकली। मुझे उस वक्त ये कतई अंदेशा नहीं था कि इतने बड़े बड़े केसेस हैंडल करने का मौका मिलेगा। घर के अंदर नज़दीक रहना हो, चूँकि घर तो रांची में था। असाना साहब के बारे में बता दूँ कि आपकी पढ़ाई नेतरहाट स्कूल से हुई, जहाँ पर आपके पिता खुद शिक्षक थे। नेतरहाट उस समय जो है बिहार, झारखंड के का सबसे प्रमुख स्कूल था, टॉपर्स का स्कूल माना जाता था। बल्कि कहा जाता था कि आप नेतरहाट से अपनी पढ़ाई पूरी करते थे, पटना साइंस कॉलेज में आते थे और वहाँ से जो है या तो बहुत बड़े टेक्नोक्रेट बनते थे या फिर आईएएस, आईपीएस। एक तरह से यह एक चेन था, इतना मशहूर था विद्यालय। रांची में आप सेटल हुए थे, परिवार आपका सेटल हुआ था। वहाँ पर मैंने जैसा पहले ही बताया, आईपीएस बनने के पहले वहाँ पढ़ा रहे थे आप, वहाँ के कॉलेज में। और इस लालच में आप गए कि डेपुटेशन पे जाता हूँ तो रांची जाता हूँ, लेकिन आप धनबाद चले गए। आप पहुँचे धनबाद में 1992 में, और ये जो मामला जो है, यह जो फूटा, हालाँकि इसकी चर्चा तो हो रही थी। अखबार छाप रहे थे, रांची का अखबार प्रभात खबर काफ़ी ज़ोर-शोर से इसको छाप रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। और आखिरकार जो है पहले पटना हाई कोर्ट, जो कि पीआईएल्स गई हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म किया और 96 में सीबीआई को इसकी जांच की जिम्मेदारी मिली। इसके सिर्फ 2 महीने पहले जो है बिहार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की थी। जब आप लोगों ने हाथ लगाया, जब कोर्ट के आदेश पर, उस समय क्या कुछ अंदाजा था कि इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे? क्या पॉलिटिशियन, क्या अधिकारी, अधिकारी में न सिर्फ पशुपालन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, बल्कि सीनियर आईएएस ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि आपके इनकम टैक्स के अधिकारी, जिन बॉडीज की ये जिम्मेदारी होती है किस तरह के भ्रष्टाचार को रोके, पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है किसी भी राज्य में, उसके सरबराह, उसके चेयरमैन, ये सारे के सारे, उसमें कुछ अंदाजा भी था या कैसे आप लोगों को इसके हिंट मिलते चले गए? जब ये मामला फाइनली सीबीआई को दिया गया, उससे पहले जैसे आपने ही कहा, पेपर्स में, लोकल न्यूज़पेपर्स में, खास करके प्रभात खबर में इस चीज़ की काफ़ी जानकारियाँ आती थी। और पीआईएल जब फाइल हुई थी पटना हाई कोर्ट में और उसका सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो जो भी जानकारी हम लोगों को मिलती थी वो पेपर के थ्रू मिलती थी। इतना ज़रूर अंदाज़ा था कि काफ़ी सेंसिटिव मामला होगा और इसमें इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल लेवल पे होगा या सीनियर लेवल पे होगा, इसका तो कोई स्पेसिफिक अंदाज़ा नहीं था। बट जिस तरह से सरकार इसको कॉन्टेस्ट कर रही थी हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो लगता ज़रूर था कि इसमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं। और जो कहानियाँ न्यूज़पेपर्स में आती थी, उसको पढ़ के आश्चर्य होता था कि करप्शन का लेवल किस हद तक गिर गया है, जिसमें अपनी ही ट्रेजरी को लोग बाग लूट रहे हैं। आपने कहा अपनी ही ट्रेजरी को लूटना, और वो भी सरकारी अधिकारी खुद। और जिन इनकम टैक्स के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह से कुछ, अगर इलीगल मनी अगर सिस्टम से एक्सट्रैक्ट की जा रही है, आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, तो उसकी जांच करे, और यहाँ तक कि इनकम टैक्स के अधिकारी भी उसमें शामिल हो गए। मुझे याद है कि आप 92 में जब वहाँ गए थे, उसी के थोड़े समय बाद जो है रांची एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस के एक हवाई जहाज को एक तरह से रेड किया गया था, क्योंकि उसमें चारा घोटाले का करोड़ों का अमाउंट जा रहा था। ये सब जब आप लोगों ने भी पढ़ा था, चूंकि जांच तो उसमें मिली नहीं थी, तो क्या लग रहा था कि हो क्या रहा है ये? बहुत आश्चर्य होता था। प्लेन उड़ने की तैयारी में है, उसको रोक के इनकम टैक्स के अधिकारी तलाशी करते हैं, कैश और ज्वेलरी काफ़ी बरामद होती है। फिर वो जांच दब सी जाती है, जिसका कोई बाहर फिर कोई कंक्लूजन आता नहीं है। तो अब सीबीआई में चूँकि अधिकारी हैं हम लोग वहाँ पे, और सीबीआई का काम मोस्टली एंटी करप्शन का ही काम है, तो लगता था कि ये चीज़ें बड़ी गलत हैं। और मेरे ख्याल से जो एयरपोर्ट पे जो तलाशी हुई एयरक्राफ्ट में और उसमें सीजर हुआ, बाद में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशंस में देखी, तो आश्चर्य हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी भी इस चीज़ को रफा दफा करने में काफ़ी अहम रोल उन्होंने निभाया। आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हुए, इसकी जांच में क्या संजोग बना था? ये 96 में जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, और हाई कोर्ट की जो स्पेशल बेंच, डबल बेंच है,
वो इसका मॉनिटरिंग करेगी। जस्टिस झा और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच। जस्टिस एस एन झा और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच को इसका सुपरविजन करने को कहा गया था। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और काफ़ी इस तरह का पब्लिसिटी हो चुकी थी। सीबीआई में नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का बहुत सीरियसली पालन किया जाता है, क्योंकि इसमें चूंकि मॉनिटरिंग के लिए भी कहा गया था, तो हमें हाई कोर्ट में रिपोर्ट्स सबमिट करनी होती थी। तो सीबीआई के हेडक्वार्टर में इसके बारे में काफ़ी गहन चिंतन हुआ और उस समय जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये सारा इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर ईस्ट जोन के तहत होगा। डॉक्टर यूएन विश्वास उस समय जॉइंट डायरेक्टर थे और उनको हेड बनाया गया पूरी टीम का, और उनको फिर बाकी मदद भी दी गई, क्योंकि केवल सीबीआई की जो ब्रांचेज हैं उनके पास ऐसा कोई वेयर विदॉल नहीं था कि इतने बड़े केसेस का इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में कर पाए। तो सीबीआई हेडक्वार्टर ने जेडी ईस्ट को ये आदेश दिया था कि आप टीम बना के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त 42 केसेस रजिस्टर हुए थे लोकल पुलिस के द्वारा, और ख़ास करके साउथ बिहार जो अभी झारखंड है उसकी ट्रेजरीज में मेनली लूट हुई थी, और कुछ पटना भागलपुर वगैरह की ट्रेजरी थी। तो जॉइंट डायरेक्टर साहब ने डिवाइड किया रांची, पटना और धनबाद ब्रांचेस में केसेस को, और चूँकि रांची और धनबाद साउथ छोटा नागपुर में आते थे और अभी झारखंड में है, तो वहाँ पे ज़्यादा केसेस वहाँ पे आए जो छोटा नागपुर के थे। तो मेरी ब्रांच को मेरे ख्याल से उस समय 42 में से करीब 18-20 केसेस दिए गए थे, आधे से थोड़े ही कम। आधे से थोड़ा कम। और उसमें चूँकि चाईबासा, जमशेदपुर इस एरिया के केसेस थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट चाईबासा इसलिए याद है क्योंकि वहाँ पे जो केस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था चाईबासा ट्रेजरी का, वो पहला केस था जिसमें उस समय के चीफ मिनिस्टर को हम लोगों ने चार्जशीट किया था। तो मैं तो ये मानता हूँ ये डिवीज़न जॉइंट डायरेक्टर साहब ने किया था। उसके हिसाब से तीनों एसपीज़ के पास केसेस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। थोड़े दिनों के बाद एक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक स्पेशल यूनिट रांची में बनाई गई थी, जिसमें बाहर से भी अधिकारी और ऑफिसर्स आए थे। तो वो यूनिट बाद में फंक्शनल हुई, बट शुरुआत में ये 3 ब्रांचों में केसेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। लोगों के ध्यान में मतलब लोगों के मन में एक हमेशा रहता भी है कि आखिर चारा घोटाला बिहार के बड़े घोटाले के तौर पर जो है सामने आया, जिसने राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया। उस समय लालू यादव बड़े ही पावरफुल होते थे, यहाँ तक कि सीना ठोक के कहते थे कि 20 साल तक राज करूंगा। झारखंड आपने जैसा बताया अस्तित्व में भी नहीं आया था। लेकिन ज़्यादातर जो ये घोटाले के मामले हुए वो जो है रांची, चाईबासा, यानी कि जो आज का जो झारखंड है वहाँ पर हुए, जो कि उस समय छोटा नागपुर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें थीं। क्या वजह थी कि नॉर्थ बिहार, अगर उस समय के बिहार के हिसाब से बात करें या आज के बिहार की बात करें, तो आज का जो बिहार है उसके हिस्सों में ये घोटाले कम हुए, और जो आज का जो झारखंड है वहाँ पर जो है ये घोटाले ज़्यादा हुए? जो ये किंगपिन्स थे उनके दिमाग में क्या था? क्या जल्दी एक्सपोज नहीं होना वो चाह रहे थे, या उनको लगता था कि इधर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि झारखंड उस समय भी बड़ा बैकवर्ड माना जाता था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय के बिहार में भी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ये जो जगहें थी काफ़ी अच्छी जगह मानी मैं जाती थी। चाईबासा जैसी जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर आपने पहला जो बताया कि आपने केस जो ये था। कारण हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे जो माफिया था, श्याम बिहारी सिन्हा, खैर अब तो उनकी डेथ हो गई, उस समय वो जॉइंट डायरेक्टर थे, रीजनल डायरेक्टर थे शायद वहाँ पे। उनके नेक्सस बहुत ज़बरदस्त थे। और उन्होंने मेरे ख्याल से उनका जो प्लान था वो ये था कि एक तो छोटा नागपुर, आपकी बात सही है कि ध्यान कम जाए उधर, और चूंकि बैकवर्ड एरिया होने की वजह से थोड़ा ग्रांट्स वगैरह में भी ज़्यादा ग्रांट आती थी, तो उसका मैनिपुलेट करना में आसानी हो और ज़्यादा पैसा वो साइफन ऑफ कर सके, ये कारण रहा होगा। बट बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये मोस्टली 90% जो स्कैम हुआ वो झारखंड से संबंधित था।
इसमें सबसे स्टार्टलिंग क्या था जब आप लोगों ने जांच शुरू की? कौन-कौन सी चीज़ें, वो जानकारियाँ सामने आई जब आपको लगा कि हो क्या रहा था? मतलब पिछले 15 साल, 20 साल कोई ऐसा तो था नहीं कि घोटाला कोई 1992 या 93 में शुरू हुआ था, ये तो 80 के दशक से चल रहा था। मुझे लगता है कि जो है 87, 89, 88 इन सब सालों में भी इसको लेकर कई सारी कंप्लेंट हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। तो ये हो क्या रहा था कि किसी का ध्यान इधर जा ही नहीं रहा था? नहीं, इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, सीबीआई जनरली इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है, हम लोग पढ़ते हैं, उस पर विचार होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए पुलिस से या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, उनका जब एनालिसिस हुआ, हम लोगों ने पढ़ा, तो एक चीज़ बहुत ही स्टार्टलिंग बाहर निकल के आई कि सप्लाई तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी और बिल्स ऐसे बने थे जो मतलब उसका कोई अंदाज़ा कर नहीं सकता है। और वो जब देखा गया कि ऐसा मिसमैच क्यों हुआ, तो ये दिखाई दिया कि जो बजट अलॉटमेंट लेटर्स थे उन्हीं में फोर्जरी कर दी है। अब अगर 1 लाख रुपया अलॉटेड है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, तो वो 1 लाख को 1 करोड़ कर दिया गया या 10 करोड़ कर दिया गया, तो वो भी फर्जी हो गया, बिल भी फर्जी हो गए, सप्लाई भी फर्जी हो गई और ट्रेजरी से पैसा निकल गया। ट्रेजरी से पैसा निकल गया और जो चेक्स एंड बैलेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है ट्रेजरी के ऊपर, वो भी काम नहीं किए। तो ये चीज़ बड़ी स्टार्टलिंग थी कि ये पूरा जो सिस्टम था, इट वाज अ वेरी वेल ऑयल्ड सिस्टम ऑफ लूटिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी। और जो भी मास्टरमाइंड रहे उस समय, वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो माफिया थे, रांची बेस थे, उन लोगों ने ऐसा प्लानिंग की और थोड़ा बहुत डेफिनेटली उनका सीनियर लेवल पे कनेक्शन था और ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी। तो अब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये साइफनिंग हुई और रियली इट वाज रेवलेशन फॉर अस कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ये कैसे ध्यान में आया कि आप सप्लाई, आपने कहा कि सप्लाई भी पूरी तरीके से फर्जी हो रही थी, सप्लाई हो ही नहीं रही थी, सब कुछ कागज़ों में ही था। ये सब चीज़ें कैसे ध्यान में आई कि स्कूटर पर भैंसें ढोई जा रही थी, साइकिल पर ढोई जा रही थी, मोटरसाइकिल पर मतलब ट्रक की जगह जो है साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर ये सब मतलब कुछ भी। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें बहुत बारीकाई से देखी जाती हैं और बिल में जो भी गाड़ी के नंबर लिखे गए थे, तो नेचुरल है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो नंबर को पता तो करेगा कि भाई किस ट्रक में या किस तरह से माल आया या गया। तो बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब ये नंबर फर्जी निकले और काफ़ी नंबर्स ऐसे निकले जो स्कूटर के हों, टू व्हीलर्स के हों या टेम्पो के, थ्री व्हीलर्स के हों, जिसमें आप आजकल ऑटो रिक्शा बोलते हैं। बहुत ही कम नंबर ऐसे थे जिसमें ट्रक्स के नंबर निकले। और चारा मतलब जो फॉर्डर है वो तो उसका वॉल्यूम ही इतना होता है कि ये टू व्हीलर पे तो आ नहीं सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी क्रूड मैनर में की गई थी। इन लोगों को लगा होगा कि कभी ये जाहिर नहीं होगा, इस वजह से किया। लेकिन जो भी प्लानिंग की, बढ़िया प्लानिंग की, लेकिन अपना वो छोड़ तो जाते हैं निशान। तो इन्वेस्टिगेशन में यही सब चीज़ें हम लोग ढूंढते हैं सीबीआई में। ये आप लोगों को कब रियलाइज़ हुआ जाँच के दौरान कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री की इसमें इन्वॉल्वमेंट है? चूँकि ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती। आज भी जो है जब सीबीआई केसेज़ इन्वेस्टिगेट करती है और राज्य के सरबराह की तरफ, अगर चीफ मिनिस्टर की तरफ उँगली जाती है, तो राजनीतिक विवाद तो हो ही जाते हैं, भले ही सच्चाई जो भी हो। उस समय आप लोगों को कब अंदाज़ा लगना शुरू हो गया कि राज्य के मुख्यमंत्री और जो कि उस समय लालू प्रसाद यादव थे, वो खुद इसमें इन्वॉल्व्ड हैं? ये चीज़ें जब पेपर्स हम लोगों ने देखे, इसमें कंप्लेंट्स जैसा आपने कहा बहुत पहले से हो रही थी और कंप्लेंट्स का कुछ होता नहीं था। और जब गवर्नमेंट की फाइल्स मंगाई फाइनेंस डिपार्टमेंट की और सेक्रेटेरिएट की, तो ये पता चला कि बड़ा व्यवस्थित तौर पे उन चीज़ों को दबाया जा रहा था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंप्लेंट हुई और उसकी इंक्वायरी विजिलेंस ने की, जो डीजी विजिलेंस के तहत जो डिपार्टमेंट,
अब विजिलेंस को चीज़ें पता चल रही थी, तो उससे पहले ही विधानसभा में मामला खड़ा करके मामला पीएसी को दे दिया गया। आप जानते हैं पीएसी में एक बार मामला चला गया तो इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस नहीं कर पाएगी, वो दबा हुआ है महीनों सालों में। तो ये सारी चीज़ें निकल के आने लगी तो पता मतलब उससे यही लगा कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये सब चीज़ें संभव नहीं है। और जब इन आरोपियों की पूछताछ हुई और इन लोगों ने रिवील किया कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी थी और किस तरह से क्विड प्रो क्यों था, तो बहुत क्लियर हो गया कि इसमें इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल भी है। आपने आरोपियों की बात की, तो फर्ड स्कैम में जो सबसे बड़े आरोपी बने वो लालू प्रसाद यादव बने, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनसे आपने पूछताछ की थी। राज्य के मुख्यमंत्री से पूछताछ करना, वो भी लालू यादव जैसे पावरफुल मुख्यमंत्री से, जिनके बूते उस समय केंद्र में देवगौड़ा की सरकार चल रही थी। ये क्या आसान था? कैसे जो है आप लोगों ने ये डिसाइड किया? क्या कोई प्रेशर भी था कि आप उनसे पूछताछ न करें? प्रेशर कोई नहीं था। इन्वेस्टिगेशंस जो थे काफ़ी मीडिया में इसका काफ़ी एक्सपोजर भी था, मीडिया काफ़ी फॉलो करती थी। और मीडिया अपार्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन था, तो इन्वेस्टिगेशन को बहुत सही तरीके से पूरी तरीके से करने की जवाबदारी थी। और तीसरी बात यह है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें आप कोई चीज़ छिपा ही नहीं सकते। अगर मिस्टर यादव का रोल निकल के आ रहा है, चीफ मिनिस्टर का आ रहा है, दूसरे मिनिस्टर्स का आ रहा है, तो उसको आपको आप छिपा नहीं सकते हैं उस चीज़ को। और सीबीआई में एक सिस्टम बड़ा अच्छा है कि इसमें आईओ से लेके डायरेक्टर तक डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और जो आईओ होता है जिसको जवाबदारी होती है इन्वेस्टिगेशन करने की, वो उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर, जैसे एज एसपी आई वाज देयर, इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर, तो वो हमें तय करना होता था कि ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ाना है। और चूँकि इसकी रिव्यू होता था जॉइंट डायरेक्टर के लेवल पे काफ़ी रेगुलरली, तो सारी चीज़ें हम लोग रखते थे, तो जॉइंट डिस्कशन होता था। जब ये मौका आया कि मिस्टर यादव का इंट्रोगेशन ज़रूरी है, तो हमने प्रपोज़ल बना के भेजा था ब्रांच से, और हेडक्वार्टर में डायरेक्टर ने अप्रूव किया था, उसके बाद उनका इंट्रोगेशन हुआ था। एक चीज़ बताइए, जो है सो चारा घोटाले की जांच में बहुत सारे सीबीआई के अधिकारी शामिल थे। आपको ही ये ज़िम्मेदारी क्यों मिली इंट्रोगेशन के लिए? क्योंकि ये जो चाईबासा वाला केस जिसमें हम कॉन्स्पिरेसी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एंगल देख रहे थे, वो धनबाद ब्रांच से इन्वेस्टिगेट हो रहा था और मैं इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर था। और चूंकि सर्विंग चीफ मिनिस्टर को एग्जामिन करना है, तो सीबीआई में ये सिस्टम है कि वो इंस्पेक्टर या डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी इतने हाई फंक्शनरी को, जो पॉलिटिकल लीडर भी है, जाके नहीं पूछताछ कर सकता। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत तरीके से जो उनका पद की गरिमा है उसको भी बना के रखना है, कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, और हमें अपना जो क्वेश्चंस पूछने हैं उसके आंसर लेने हैं, तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाएं जो ज़रूरी हों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये तय किया गया था कि ये जो टीम, इन्वेस्टिगेटिंग टीम है और जो पूछताछ करने जाएगी, उसका हेड एसपी को रहना पड़ेगा। तो एसपी सीबीआई धनबाद के तौर पे मैं था, तो मैं गया था वहाँ पे। ये पूछताछ मुझे याद है पटना में हुई थी, और कोई गेस्ट हाउस था जहाँ पर कि ये पूछताछ हुई हाँ, थी। गेस्ट हाउस था, वाल्मी गेस्ट हाउस था, वहाँ पे हुई थी। कितनी देर तक आपने लालू यादव से पूछताछ की थी, और क्या था लालू यादव का एटीट्यूड उस समय जब आप उनसे सवाल पूछ रहे थे? वो पूरा अनुभव कैसा रहा था, अगर थोड़ा बता सकें? देखिए, ये पूछताछ सीबीआई के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और चूँकि मेरे ख्याल से हम लोग सर्विंग चीफ मिनिस्टर जो बहुत ही पॉपुलर थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी पूछताछ करना भी मतलब सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हम लोगों ने तैयारी की थी, जो भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चनेयर तैयार हुआ था कि अब क्या सवाल कैसे पूछना है और उसको किस तरह से कंडक्ट करना है, उसकी तैयारी हम लोगों ने, रिहर्सल कह लीजिए, बहुत काफ़ी
समय तक किया। और हमारे कितने कितने समय लगे थे इस रिहर्सल में? इस तैयारी में करीब 1-1.5 महीना हम लोग को लगा था, क्योंकि इतना वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स है, और जो रोल्स उस समय चीफ मिनिस्टर का निकल के आया था, तो उस रोल को ध्यान में रख के हमें पूछना था। पूछते समय डॉक्यूमेंट्स भी रखने थे, ताकि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो हम लोग दिखा सके कि देखिए फाइल में इस तरह की चीज़ें हैं। तो तैयारी में समय 1-1.5 महीना तो लगा था। और आईओ ने तैयारी की थी। मैं चूँकि डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहा था, तो मैं काफ़ी एक्टिवली उसके साथ था। फिर हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब थे, उनकी टीम थी डॉक्टर विश्वास की। तो ये तैयारी करके हम लोग गए थे। और वाल्मीकि गेस्ट हाउस में पूछताछ इसलिए की गई थी क्योंकि सर्विंग चीफ मिनिस्टर को उनके ऑफिस में पूछताछ करना ठीक बात नहीं थी, और उनकी भी जो गरिमा थी उसको मेंटेन करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप कोई जगह बताएं तो हम लोग वहाँ आएंगे। तो ये गेस्ट हाउस तय हुआ था। सिक्योरिटी का भी लिहाज रखना था, क्योंकि मीडिया में चीज़ें काफ़ी आती थी, पब्लिक में को पता रहता था। तो ये चीज़ सिक्योरिटी के लिहाज से भी ऐसी जगह करें जहाँ एकांत हो और आराम से बैठ के पूछताछ हो सके। लालू यादव उस दिन खुद सीरियस थे। नॉर्मली तो जो है अपने खिलंदड़े स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, हंसी मजाक के लिए जानते हैं, लेकिन उस दिन उनका मूड क्या था और कितने सवाल आपने दागे थे उस दिन? कितनी लंबी चली थी ये ये 6 पूछताछ? घंटे तक पूछताछ चली थी। काफ़ी लंबा था, और बीच में मुझे याद है ब्रेक भी दिया गया था। खैनी ठोकने के लिए तो नहीं? उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अब काफ़ी लंबा हो गया, शुड ब्रेक होना चाहिए। तो हम लोगों ने ब्रेक भी दिया था, और पूछताछ बीच में चाय के लिए और नाश्ते के लिए 6 घंटे थी पूछताछ चली थी। और मुझे याद है उस समय पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग की गई थी, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी बाद में हो या नहीं हो तो उसको जानकारी रखने के लिए, काउंटर करने के लिए इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी की गई थी। पूछताछ के दरमियान चीफ मिनिस्टर साहब का एटीट्यूड जो नॉर्मल था वही था। सीरियस तो मैं नहीं कहूँगा, बट काफ़ी मजाक भी करते थे वो, और हंसाते भी थे। और काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें थी जो वो अपनी तरफ से एटमॉस्फेयर को लाइट करने की कोशिश की हो, ऐसा मुझे हाइंडसाइट में लगता है। बट बहुत अच्छे माहौल में हुई। और सीरियस इस वजह से भी वो थे क्योंकि उनको सारी चीज़ों का जवाब देना था, और फाइल देख के जवाब देना था, याद करके जवाब देना था। तो अगर सीरियस नहीं रहेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लालू यादव तैयारी करके आए थे? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थे, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने क्वेश्चन आंसर जो हुए उसका जवाब दिया। और मैंने याद है उस समय मैंने आपस में बात करते समय कहा भी था कि एक चीफ मिनिस्टर से मुझे पर्सनली ये उम्मीद नहीं थी कि उनको इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान हो, और जवाब जिस तरह से उन्होंने दिया था काफ़ी व्यवस्थित और अच्छे से जवाब दिया था। एक चीज़ बताइए, लालू यादव को डर नहीं लग रहा था कि इस घोटाले में मैं फंस चुका हूँ और जो है सो इससे मेरा राजनीतिक करियर अब बर्बाद हो सकता है? जब उस दिन आप बता रहे हैं मुझे 6 घंटे तक थे, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। क्या मान चल रहे थे कि ऐसे ही निपट जाएगा? मुझे ये फील नहीं हुआ कि उनको ये लगता है कि वो डरते हों, या उनको लग रहा हो कि पॉलिटिकली उनको नुकसान होगा। उन्होंने इस तरह का कोई मौका ही नहीं दिया समझने के लिए। और हम लोग चूँकि प्रोफेशनली फोकस थे कि हमें जो अपनी चीज़ें जाननी है, उनसे पूछनी है, उसी पे हम पूछें। तो इस तरह का कोई लगा नहीं कि वो परेशान है या उनको किस तरह का भय है। ये बताएं कि आपके पास तमाम तैयारी थी, आपने काफ़ी सवाल पूछे और जो जांच के दौरान निकल कर आया था, जो कि रिकॉर्ड पर भी है कि कई बार इस मामले में कंप्लेंट हुई थी, यहाँ तक कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में हुई थी, हाउस के अंदर बिहार विधानसभा में ये सवाल उठाए गए थे, बिहार विधान परिषद में सवाल उठे थे। लालू यादव खुद मुख्यमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी उनके पास जिम्मेदारी थी। कई बार हुआ कि वह एनुअल हस्बेंड्री के मिनिस्टर जिन्होंने कि इस मामले में जांच के लिए आगे बढ़े, मुझे याद है रामजीवन सिंह नाम था, उनको हटा दिया गया। कई बार जो है मुख्यमंत्री के लेवल से उस जांच को डिरेल किया गया। पीएसी का किस्सा तो अलग ही था कि पीएसी जब भी कोई जांच शुरू होती थी सारे कागज खुद ले लेती थी और फिर कोई जांच नहीं करती थी। तो लालू यादव को ये डर नहीं लग रहा था कि ये सारी चीजें मैंने की हैं और रिकॉर्ड पर आ रही हैं
और देर सबेर इसमें मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उनको महसूस ज़रूर होता होगा, लेकिन उन्होंने हम लोगों से इस तरह का ज़िक्र इंटरोगेशन के टाइम में नहीं किया। बट जो मेरा अनुभव रहा इंटरोगेशन से पहले का या बाद का, उस समय उनको ये महसूस तो डेफिनेटली था कि ये चीज़ों में दिक्कत होगी। मुझे ये बताएं कि आपने पूछताछ की, उसके बाद एक स्टेज वो भी आया जबकि आप लोगों ने लालू यादव बिहार के सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे, आप लोगों ने उनको अरेस्ट करने की सोची। और अरेस्ट करने के पहले के राजनीतिक घटनाक्रम तो बड़े खास रहे ही। बिहार में चूंकि सरकार लालू यादव की थी तो ऐसे हालात भी थे कि खुद आप जैसे सीबीआई अधिकारी भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। बिहार पुलिस कोई आपके साथ खड़ी नहीं थी, वह अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़ी थी। एक दौर ये भी आया और उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ कि सेना को इन्वॉल्व करने की जरूरत तक आन पड़ी थी। पटना हाई कोर्ट में शायद सीबीआई के ही एक अधिकारी गए कि जो है हमें सेना की मदद लेनी पड़ेगी उनको अरेस्ट करने के लिए, और इसको लेकर एक अलग से जांच शुरू हुई सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ। मुझे याद है कि डॉक्टर एवन विश्वास के खिलाफ भी इसको लेकर जांच हो गई कि आपने सेना को कैसे इन्वॉल्व करना चाहा। क्या ऐसी परिस्थिति उस समय बन गई थी कि जिसमें इस तरह की चीज सोची गई कि हमें सेना की मदद लेनी पड़ेगी, या अनहियर्ड सी चीज है? ये सवाल काफ़ी पर्टिनेंट है। और जब सीबीआई ने डिसाइड किया था उनको अरेस्ट करने के लिए, तो हम लोग ने तैयारी कर ली थी और बताया भी था। लेकिन उससे पहले उन्होंने बेल पिटिशन मूव करके इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट से लिया था, तो उस समय हम लोग अरेस्ट नहीं कर पाए थे, बिकॉज सीबीआई ने उस समय ये विचार किया था कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत है। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला, 5-6 दिन के बाद फिर से मैटर आया। मैं खुद गया था कोर्ट रूम में कोर्ट अटेंड करने के लिए, सबको ब्रीफ करने के लिए, अपने लॉयर्स को। आई वॉज इन द कोर्ट। मुझे अभी भी याद है वो मामला काफ़ी देर तक चला, और कोर्ट की जो टाइम होते हैं नॉर्मली 4 साढ़े 4 बजे, उसके बाद भी हियरिंग चलती रही। फाइनली कोर्ट ने ये आदेश किया था कि उनको बेल रिजेक्ट किया था, और उसके बाद फिर सीबीआई के हेडक्वार्टर के आदेश से उनका फिर अरेस्ट का वारंट एग्जीक्यूट करना था। मैं दिल्ली में था, और चूँकि समय कम बचा था और फ्लाइट से जा नहीं सकते थे वापस, क्योंकि लास्ट फ्लाइट निकल गई थी, तो फिर डॉक्टर विश्वास, जो यूएन विश्वास साहब जो जॉइंट डायरेक्टर थे उसमें कलकत्ता में थे, उन्होंने असेसमेंट किया था। और बाद में सीबीआई को लग रहा था, और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी, कि अगर उनको अरेस्ट किया जाएगा तो शायद काफ़ी मुश्किल हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। तो उस लिहाज से शायद उस वक्त डिसीजन ये हुआ होगा कि इंस्टेड ऑफ लोकल पुलिस वी शुड टेक हेल्प ऑफ द आर्मी। तो दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, और उसकी फिर इंक्वायरी अलग से हुई। हालांकि उस इंक्वायरी में इस तरह की चीज़ें निकल के आई, जो फैक्ट था हम लोगों ने बताया था, और जो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई, बट कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई थी। और बाद में जब नेक्स्ट डे उनको अरेस्ट करने की हम लोग को वो करना था, एग्जीक्यूट करना था वारंट, तो वो खुद ही सरेंडर हुए थे कोर्ट में जाके। और सरेंडर होने के ठीक पहले उन्होंने गद्दी जो बिहार की थी वो अपनी पत्नी को थमा दी। राबड़ी देवी जो है सीधे किचन से चीफ मिनिस्टर बन बैठी। पॉलिटिकल डिसीजन उस समय उनका ही ऐसा था कि अरेस्ट होने के बाद तो रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल डिसीजन था। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, बट डेफिनेटली राबड़ी देवी को फिर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। सीबीआई पे हमेशा एक बड़ा आरोप लगता है कि कई बार वो किसी मामले को सिर्फ राजनीतिक कारणों से केस रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, चार्जशीट भी कर देती है, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता। लेकिन चारा घोटाला उन रेयर घोटालों में से एक था जिसमें कि सीबीआई ने जांच की, चार्जशीट किया, और हर एक केस में जिसमें कि यहाँ तक कि लालू यादव जैसे पावरफुल पॉलिटिशियन जो कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री रहे हुए, तो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, बाद में केंद्र में रेल मंत्री भी बने और भारतीय राजनीति के बड़े सितारे, उनका हर केस में कन्विक्शन हुआ। ये कैसे इंश्योर किया आप लोगों ने कि जो है मामला इतना फुल प्रूफ बने कि सीबीआई की जांच का माहौल न उड़े, और सीबीआई अल्टीमेटली अगर ये करप्शन हुआ है और करप्शन में अगर राज्य का मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व रहा हो तो उसका कन्विक्शन हो जाए?
इसके लिए किस तरह की तैयारी की थी आप लोगों ने? देखिए, ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी के केसेस थे जिसमें इनका कन्विक्शन हुआ, और अलग अलग कन्विक्शन हुआ, और कोर्ट का जो कन्विक्शन हुआ, हर एक सज़ा को एक पूरी हो जाने का दूसरी शुरू होगी, तो करीब मेरे ख्याल से 30 या 35 साल का कन्विक्शन इन टोटल अगर आप देखें तो हुआ। कन्विक्शन लार्जर कॉन्स्पिरेसी के केस में डायरेक्ट एविडेंस तो होता नहीं है कॉन्स्पिरेसी का, आपको चेन एस्टैब्लिश करनी पड़ती है ताकि आप ये प्रूव कर सके कि ये कॉन्स्पिरेसी करके ये लूट की गई है ट्रेजरी की। तो एक तो डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ बयान होते हैं लोगों के, तो ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत करके कलेक्ट की गई थी, और एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ के हम लोग चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे थे, और उनके साथ उनके जो भी अधिकारी और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको चार्जशीट किया था। और सीबीआई में एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, केवल इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने के बाद उसको छोड़ते नहीं हैं, प्रोसिक्यूशन को भी परस्यू किया जाता है। तो प्रोसिक्यूशन को भी बहुत अच्छे से स्पेशल पीपी नियुक्त करके आईओ को साथ में रख के डॉक्यूमेंट्स समझाना विटनेसेस को और पेश करना बढ़िया तरीके से कोर्ट में, ये सारी चीज़ें लंबे अरसे तक चलें, और जिसकी वजह से कन्विक्शन हुआ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सीबीआई का सिस्टम है पुराना बना हुआ, किसी भी केस को एकदम फॉलो करना टिल द एंड, लॉजिकल एंड, वो हम लोगों ने फॉलो किया, और उसकी वजह से ये फायदा हुआ। पशुपालन विभाग के अधिकारी तो ठीक हैं, जिसमें कि किंग पिन श्याम बिहारी सिन्हा थे उस समय, उनके नीचे बहुत सारे अधिकारी थे। उनके यहाँ तक कि उनके ऊपर के भी अधिकारी थे, लेकिन कहते थे कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट श्याम बिहारी सिन्हा ही चलाते हैं। लेकिन अधिकारी तो ठीक हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हों या पशुपालन विभाग के अधिकारी हों, जूनियर सीनियर हों, लेकिन चीफ मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति को चार्जशीट करना, क्या ये अपने आप में आसान था? उस समय भी क्या सीबीआई के अंदर भी इस तरह का था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के चार्जशीट कर रहे हैं? क्या कभी इसको लेकर आपको क्वेश्चन किया गया? जो डायरेक्टर्स, चूँकि 4, 5, 6 डायरेक्टर रहे इस पूरे पीरियड में जब ये सब जाँच चलती रही और जो कि पटना हाई कोर्ट के सीधी सुपरविज़न में हो रही थी। क्या आपको भी ग्रिल और प्रोब किया गया कि भई तुम ऐसा तो नहीं कि उत्साह में आप बढ़े चले जा रहे हो? मेरे को काफ़ी ग्रिलिंग तो मत कहिए, लेकिन डेफिनेटली सीनियर अधिकारी को अगर निर्णय लेना है तो उनको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि केस का इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुआ है और एविडेंस ठीक से है। सीबीआई में एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि जो भी एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं, हर एक एक्यूज के खिलाफ क्या एविडेंस है, ओरल एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, या साइंटिफिक एविडेंस क्या है, उसका टेबुलेशन होता है, और हमें एज आईओ या एज फील्ड एसपी ये साबित करना पड़ता है कि एविडेंस सफिशिएंट है चार्जशीट करने के लिए, और अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं होता तो सीबीआई चार्जशीट नहीं भी करती है। और हर केस का जो स्क्रूटनी है वो हर लेवल पे, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको, मैं ब्रांच में एसपी हूँ, तो आईओ जो भी तैयारी करेगा वो ब्रांच में पीपी या एपीपी होते हैं, वो उस चीज़ को पहले लीगली देखते हैं कि साउंड है कि नहीं, फिर एसपी देखता है, उसके बाद वो हमारी रिपोर्ट बन के जाती है डीआईजी के पास, तो डीआईजी के साथ डीएलए होते हैं, वो पहले वो एग्जामिन करते हैं, फिर डीआईजी एग्जामिन करता है, फिर वो अपनी रिपोर्ट बना के हेड ऑफिस में भेजते हैं, जहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर बैठते हैं, उनका एएलए होता है, एडिशनल लीगल एडवाइज़र, वो इस चीज़ को देखता है, फिर जॉइंट डायरेक्टर देखते हैं, फिर वो जाता है डायरेक्टर के पास, उस बीच में एडिशनल डायरेक्टर या स्पेशल डायरेक्टर अगर हैं और वो देख रहे हैं, तो वो लीगल एडवाइज़र या एडिशनल लीगल एडवाइज़र उनको मदद करते हैं, तो वो चीज़ें वो स्क्रूटनाइज करते हैं, फिर वो एडिशनल डायरेक्टर या स्पेशल डायरेक्टर उसको अपना कमेंट के साथ डायरेक्टर के पास भेजता है। डायरेक्टर भी निर्णय लेने से पहले लीगल एडवाइज़र, जो एक बहुत सीनियर लॉ ऑफिसर होते हैं, उनको दिया जाता है डिस्पैशनेटली इस चीज़ को देखने के लिए, पूरे केस
उसके बाद फिर डायरेक्टर के पास जाता है, तब डायरेक्टर जो चीज़ अप्रूव करते हैं, चार्जशीट करना है या नहीं करना है, किस एक्यूज को चार्जशीट करना है, किस एक्यूज को नहीं करना है, वो डायरेक्टर का कॉल होता है। तो ये जितनी भी चैनल हैं, इसमें हर चैनल में मेरे को आईओ को लेके जाना पड़ता था कन्विंस करने के लिए, लॉ ऑफिसर्स को भी और उनके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनको भी। दिस हैपेंड राइट अप टू द डायरेक्टर। तो ग्रिलिंग तो नहीं कह सकते हैं, बट मेरे को कन्विंस करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और वो आईओ को भी, नेचुरली आईओ का ही काम है ये। बट चूँकि सीनियर ऑफिसर और सीनियर लॉ ऑफिसर को प्रेजेंट करना है, तो आई एज एसपी कटिंग एज लेवल पे आई शुड बी प्रिपेयर्ड। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब मुझे याद है ये जो पहला केस जो हम लोगों ने जिसमें चार्जशीट करना था, उसके रिव्यू के लिए हमारे उस समय के डायरेक्टर साहब आए थे कैलकाटा। कौन थे वो डायरेक्टर? डॉक्टर ये जोगिंदर सिंह साहब थे। तो ही केम टू कैलकाटा, वो जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में उनको आना था, तो मेरे को भी बुलाया गया था उनको प्रेजेंट करने के लिए केस की क्या एविडेंस है क्या नहीं है। तो एयरपोर्ट से उतर के वो गेस्ट हाउस में आए, फिर उनको शायद रामकृष्ण मिशन में जाना था, जो वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर था, फिर लौट के आना था, तब जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में। तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप गाड़ी में बैठ जाओ मेरे साथ, और जॉइंट डायरेक्टर साहब भी थे, तो मैं आगे की सीट में बैठ गया था। उसके बाद जाना 22 किलोमीटर, आना 22 किलोमीटर, वो पूरा केस उन्होंने मेरे से डिस्कस किया। मैंने एक्सप्लेन किया कि एविडेंस क्या है क्या नहीं है, लीगैलिटी क्या है, और कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद वो पहुँचे वहाँ पे उनके ऑफिस में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। तो जब गाड़ी से हम लोग उतरे तो उन्होंने पूछा, आर यू कन्विंस्ड कि ये केस बनता है? तो मैंने उनको कहा, सर एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर आई फील देयर इज अ केस फॉर चार्जशीट। बोले अच्छा ठीक है। फिर ऊपर गए, ऊपर जाके उन्होंने फिर डिस्कशन किया। उन्होंने माइंड अपना नहीं दिया, बट ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस द केस, सी द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मुझे अभी भी याद है, वो दिल्ली गए, अगले दिन छुट्टी का दिन था, उन्होंने अपना ऑफिस खोला और बुलाया, और फिर फाइनली ही पास द ऑर्डर फॉर चार्जशीटिंग। तो ये सीबीआई में किसी एक आदमी के कहने से नहीं होता, इट हैज़ टू बी ए जॉइंट एफर्ट। और जब तक एविडेंस नहीं है किसी, और ख़ास करके इतने इम्पोर्टेंट केसेस में पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट में, तो कोई भी चार्जशीट करने के लिए नहीं कह सकता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, तो ये कहना कि एविडेंस नहीं है चार्जशीट नहीं होगा, ये भी बड़ा मुश्किल है। सीबीआई इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मुझे याद है जोगिंदर सिंह साहब के बारे में कई तरह की बातें लोग बात करते थे, बट इन दिस पर्टिकुलर केस ही वाज कन्विंस्ड एंड ही टुक इट कॉल। ये बताएं कि चूंकि ये बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चली थी, चार्जशीट की स्टेज फिर आई, हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व थे, यहाँ तक कि जो घोटालेबाज थे, जो उनके किंगपिन थे श्याम बिहारी सिन्हा का रसूख ये था कि वो अपने हिसाब से सब कुछ बदल सकते थे। डायरेक्टर अपना चेंज कर लेते थे, मंत्री तक बदल देते थे खुद अपना। नीचे जो है कंप्लीट कंट्रोल था, जो सारे कर्मचारी थे उनके घरेलू नौकर की तरह काम कर रहे थे। यहाँ तक कि इनकम टैक्स ने जब छापा मारा, उन्होंने इनकम टैक्स में भी चेंज करवा दिया, अपने फेवरेबल ऑफिसर को ट्रांसफर करवा के लेके आए। पीएससी पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में थी, जिस पीएससी के बारे में माना जाता है कि भाई ये लेजिस्लेचर की वो बॉडी है जो किस तरह के करप्शन केसेस में बहुत स्ट्रांगली एक्ट करेगी। दूसरी तरफ लालू यादव थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। क्या इस पूरे दौरान, चाहे ये सब बड़े घोटालेबाज थे या फिर इस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी, थ्रेट, लालच, ये सब या इंटिमिडेट करने की कोशिश, ये हुई या नहीं हुई? फेस करना पड़ा? बिल्कुल हुई। हर तरह के हथकंडे अपनाए लोगों को प्रेशराइज करने के, डराने के, धमकाने के। मुझे पर्सनली आई गॉट कॉल्स फॉर इंटिमिडेशन कॉल्स। किसने किया था? अब ये मैं नहीं बताऊंगा। कुछ बड़े लोग थे? काफ़ी बड़े लोग थे, एंड नेता भी थे? हाँ नेचुरली। मंत्री भी थे? हाँ हाँ, पॉलिटिकल लीडर, मुख्यमंत्री भी?
अब मैं, आप प्लीज़ मेरे को ये मत बोलिए, बट एक नहीं, कम से कम 3 बार मेरे को इस तरह के, वो भी रात में कॉल्स आते थे। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो लैंडलाइन पे कॉल्स आते थे, एंड आई हैंडल इट। क्या कहा जाता था? अब आप पिक्चरों में देखते हैं। डायलॉग तो बता दीजिए, क्योंकि खुद आप रांची में रहे हुए हैं, वहाँ तो भोजपुरी वगैरह काफ़ी चलती है बिहार में। भोजपुरी नहीं, लेकिन हिंदी में ही बोलते थे, बोले कि ब्रदर न्याय चाहिए, आप देखिए, आप कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट थ्रेट कि अगर आप नहीं करेंगे देन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। मेरा आईओज को कुछ मतलब केसेस में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, बट हुआ नहीं। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ऑल सडन डन जो सिस्टम था बिहार का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या पुलिस का सिस्टम, वो ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ वे जाके हम लोग को हैरेस करने की कोशिश कर रहा हो। या नेचुरल है, कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी या सीनियर आदमी या इन्वॉल्व है या फंस रहा है, तो कोशिश करता है किसी तरह से समझा बुझा के, ल्योर करके, डरा धमका के चीज़ें करा ले, लेकिन वो हुई नहीं, बिकॉज सीबीआई का फंक्शनिंग इस कोशिश हुई थी। कोशिश डेफिनेटली हुई थी, बट ये किसने की, क्या की, वो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा आपको। ये बताएं, जब आप लोगों ने मामले को इन्वेस्टिगेट किया, चूंकि लंबे समय से घोटाला चल रहा था, यहाँ तक कि जगन्नाथ मिश्रा जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय भी ये चल रहा था, उसके बाद से जो है लालू यादव के चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान ये कंटिन्यूड रहा, कई PILs हुई, उसके पहले डिपार्टमेंट को कंप्लेन की गई, कुछ हो नहीं रहा था। क्या समझ में आया आप लोगों को जांच के दौरान, अगर लब्बो लुआब हम ये कहें, कि घोटाला कैसे किया जाता रहा, क्यों लंबे समय तक यह छुपा रहा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा था, और ये किस किस तक इसका पैसा गया? देखिए, चूंकि केस अब फाइनलाइज हो गया, सज़ा भी हो गई, और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ था वो ये था कि कॉन्स्पिरेसी टॉप से लेकर नीचे तक थी, लोग वाग इन्वॉल्व थे, क्विड प्रोक्यो भी था, पैसे दिए गए, फैसिलिटीज़ दी गई, बेनिफिट्स दिए गए, और वो उस वक्त बड़े क्रूड मैनर में दिया था, इसलिए बहुत सी चीज़ें हम लोग ने पता भी कर लिया, एविडेंस भी कलेक्ट कर लिया। और ये चीज़ केवल लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में हुई ऐसा नहीं है, ये पहले से चल रहा है जैसा आप बता रहे थे, और मेरे ख्याल से 1980s में ही ये चीज़ शुरू हो गई थी, और तब से ये चल रही थी, जो कंटिन्यू किया टिल 1994-5 तक, जब ये PIL हुई। काफ़ी बड़ा अमाउंट साइफन ऑफ हुआ। हम लोगों ने तो जो कैलकुलेट किया था सबसे करीब 950 करोड़ का घोटाला था उस वक्त, और काफ़ी चीज़ें रिकवर भी हुई, प्रॉपर्टी सीज भी हुई, और इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व थे वो हर एक लेवल पे लोग बाग इन्वॉल्व थे। 1996 में CBI को इसकी जांच मिली थी, और आप लोगों ने इसकी जांच शुरू की पटना हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। इस घोटाले के किंगपिन जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, श्याम बिहारी सिन्हा, कुछ और भी उस वक्त महत्वपूर्ण नाम थे जिनके नोटोरियस एक्ट ने सबको हिला दिया था। कैम प्रसाद, एक पावर ब्रोकर था दीपेश चांडक, ऐसे बहुत सारे लोग थे। करोड़ों का वारा न्यारा उस समय, जो आप लोगों का एस्टिमेट था 950 से लेके 1000 करोड़ रुपए का घोटाला, जो कि मतलब 80 के दशक में शुरू हुआ था, और 1996 में जब आप लोगों ने जांच शुरू की CBI की तरफ से, तब जाकर वो बंद हुआ। ये सब ये पैसे का करके आ रहे थे, और पैसे, जाहिर है ये कोई अमाउंट, छोटी अमाउंट नहीं थी। इसको क्या ये अपने घर में रखे हुए थे, बैंकों में किसी तरीके से लेके जा रहे थे, हवाला के जरिए बाहर भेज रहे थे, फिर अंदर मंगा रहे थे? हमने सुना कि गोल्ड बॉन्ड, यहाँ तक कि NRI बॉन्ड, विदेश से भी जो है कई सारे अलग अलग तरीके से, फिल्मों में भी ये पैसा लगा। ये हुआ क्या कैसे इसमें? देखिए, इसमें जितने लोगों ने पैसे बनाए, प्रॉपर्टीज़ में तो लगा ही पैसे, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, ज्वेलरीज में, ये जैसे किंग पिन जिनके नाम आप ले रहे हैं, इन्होंने ज्वेलरीज भी काफ़ी खरीदी, बॉन्ड्स खरीदे, फिल्मों में लगाया, इनके बच्चों ने अपने बिजनेस शुरू किए, उसमें लगाया, पैसा बाहर भी गया। बाहर से अब कैसे रूट होकर अंदर आया, वो तो ये इनकम टैक्स और ED उस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो केसेस अभी भी चल रहे होंगे। तो
पैसा बहुत ही बड़े स्केल पे प्रॉपर्टीज बनाने में, इन्वेस्टमेंट में लगा। और फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना उस समय हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, बट इन लोगों ने लगाया। ये सारी पिक्चर बनाने की कोशिश की जिसमें इनके बच्चे खुद एक्टिंग करें, इस तरह की भी चीज़ें हैं। और काफ़ी पैसा खर्च हुआ। ये इनके शौक किस तरह के थे जिसके ऊपर पैसे खर्च किए। हमने शौक की बात की, क्या-क्या इनके नवाबी शौक थे? हमने सुना कि ये काफ़ी अधिक पैसा ये हर बॉलीवुड की अभिनेत्रियों तक पे इन्होंने खर्च किए, मुजरे से लेकर तमाम चीज़ें। हाँ, ये प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम अरेंज करना, ये सारा करते थे वो। और बड़े-बड़े कलाकार उसमें आए। हाँ, बड़े कलाकार आते थे, उसकी रिकॉर्ड्स हैं उस समय। आज उनका नाम लिया जाए तो शायद हंगामा मच जाए। खैर, अब चूंकि हम लोगों ने वो चार्जशीट वगैरह नहीं किया है और उनको एक्यूज नहीं बनाया था उस वक्त, और सिर्फ एंड यूज ऑफ मनी फाइंड आउट करने के लिए चीज़ें पता की गई थी। रिकॉर्ड पे तो हैं लेकिन नाम ले नहीं सकते आप। ये बताएं कि पैसा चूंकि बड़ी अमाउंट थी, आपने कहा कि फिल्मों में लगाया, सोना खरीद लिया। मैंने सुना है कि जब आप लोगों की जांच पड़ताल तेज हुई तो एक बस में भी भरकर पैसा लेकर भागा गया था रांची में। ये किस्सा क्या हुआ था? वो समय आया था पेपर में, बस में पैसा लेके भागे थे, फिर जला दिया, फेंक दिया, फिर वो रिकवरी भी हुई, बहुत तरह की चीज़ें हुई थी। मुझे याद है मैंने ही तलाशी की थी इनके यहाँ, बहुत दिनों के बाद की थी तलाशी श्याम बिहारी सिन्हा के घर पे। तो 6 करोड़ रुपए उस समय कैश रिकवर हुआ था। 6 करोड़ रुपए? जी। और उसको गिनने में उस समय, आप तो खैर मशीन वगैरह से गिन लेते हैं, हमें बहुत टाइम लगा था। कितने दिन लगे थे? आई थिंक हम 3 दिन तक कंटिन्यूअसली 3 वी दिन हैड टू बी देयर। तो उस समय भी जब केस रजिस्टर करने के बाद भी या काफ़ी दिनों के बाद भी रिकवरी हुई थी, तो ये सब चीज़ें तो दिखाती हैं कि पैसा काफ़ी यूज़ किया है लोगों ने। इसमें एक बड़ा क्यूरियस कैरेक्टर उभर कर आता है, इसका नाम था मोहम्मद सईद। बड़ा मामूली सा आदमी था रांची का, जो कि शायद टेलर वगैरह था। टेलर था। टेलर था और हाँ। उसके घर से भी बड़े पैमाने पर अमाउंट बरामद हुई थी। और कुछ अनारकली क्या थी वो घर के अंदर, जो जो सिस्टम था पैसे रखने का, कहीं मैंने केस डॉक्यूमेंट्स में देखे थे। अब पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन रिकवरी हुई थी इनके। तो होटल्स वगैरह भी बने थे काफ़ी वहाँ रांची में, और वो इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था, सीजर भी बहुत हुआ, फ्रीज के गए अकाउंट। अब पता नहीं उसका फाइनली कॉन्फिस्केट हुआ कि नहीं हुआ, इसका मुझे आइडिया नहीं। ये दीपेश चांडक वगैरह भी जैसे भी कुछ नाम इसमें इन्वॉल्व थे। इन सब का क्या रोल था? क्या ये सब जो है सबको मैनेज करते थे, इनको फैसिलिटेट करते? मैंने सुना कि श्याम बिहारी सिन्हा का जब एक इलाज चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उस समय दर्जनों की तादाद में लोग गए थे वहां पर श्याम बिहारी सिन्हा के आगे पीछे। मतलब परिवार तो ठीक है, दुनिया भर के अधिकारी भी गए थे। ये फैक्ट है, ये रिकॉर्ड पे भी है, इसका एविडेंस भी हम लोगों ने कलेक्ट किया था। दीपेश चांडक का जो नाम आप ले रहे हैं, ही वॉज वन ऑफ द बिग सप्लायर्स, जो मेन सप्लायर्स थे उसमें से। और ये हमारे केस में अप्रूवर बने थे। इन्होंने अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था और फिर कोर्ट में रिकॉर्ड हुआ। ट्रायल के टाइम में भी स्टूड बाय स्टेटमेंट। तो ये अप्रूवर के बयान पे काफ़ी हद तक हमारा केस बेस था और उससे फिर सज़ा कराने में आसानी हुई थी। ये बताएं कि इतना बड़ा अमाउंट लोगों ने इस्तेमाल किया अलग अलग तरीके से, चाहे ज़मीन खरीदी, सोना खरीदा, बॉन्ड्स खरीदे, बॉलीवुड की अभिनेत्रियों पे खर्च किए। हमने सुना कि कोलकाता से भी डांस गर्ल्स जो बड़े पैमाने पर उन पर भी पैसे लुटाए गए। उस ज़माने में मुझे याद है कि मुंबई की एक बड़ी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस आई थी, उनको 2-3 दिन तक नचाया गया था। ये सब तमाम किस्से हुए। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जो ये तमाम के तमाम जो ये बड़े आरोपी थे, कहते हैं कि बुरे ढंग से आया हुआ पैसा जल्दी पछता नहीं, वो अपना असर भी दिखाता है। क्या इन सबके हश्र बड़े बुरे हुए? श्याम बिहारी सिन्हा की तो मैंने सुना कि बड़े बुरे ढंग से मौत हुई। बाकी कई परिवार टूटे, मैंने सुना उसमें। देखिए, बहुत बुरा तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। चूँकि एसपी था तो मैं भी पर्सनली इंटरोगेशन करता था, बुलाता था, पूछताछ करता था और बातचीत करता था, ताकि पता चले कि
किस तरह से ये पूरा केस बना है। तो ये श्याम बिहारी सिन्हा और का जब इंट्रोगेशन हुआ था तो उसको मैंने बुलाया था अपने चेम्बर में, और आईओ भी थे और उनके सामने पूछताछ की थी। तो टुवर्ड्स द लेटर स्टेजेस बिफोर हिज डेथ ये भी थे, कृष्ण मोहन प्रसाद भी थे। तो मैंने सिर्फ बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया था कि आप लोगों ने ये गाय का चारा खाया है, पशु का चारा खाया है, तो ये इससे बढ़ के अधर्म नहीं हो सकता है, और उसके नाम पे पैसा बनाया है, तो बहुत गलत बात है। जस्ट इंट्रोगेशन में यू ट्राई टू साइकोलॉजिकली तोड़ने के लिए। हाँ, you won't believe he fainted in my chamber after listening to this. फिर उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इलाज वगैरह हुआ तो ये ठीक हो गए थे। बट यू कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन देम। जो ये चीज़ की थी, इसका हर्ष जो हुआ वो बहुत ख़राब हुआ। फैमिली टूट गई, फिर बीमारियां हुई, इनका जो भी प्रॉपर्टी या धन बनाया था यूज़ नहीं कर पाए। फ़र्क मतलब बहुत बुरा तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने, जो लोग डीपली इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने गलत किया, मुझे पता है काफ़ी लोगों को फैमिली लेवल पे या सोशल लेवल पे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, बीमारियां हो गई। हम लोग आज के राजनीतिक हालात देखते हैं कि अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष हो, अगर उसने एक भी गलती की, एक भी छोटा सा कहीं कुछ गड़बड़ अगर हुआ, तो विपक्ष जो है बिल्कुल सड़कों पे उतर जाता है, हंगामा मच जाता है। मैं चारा घोटाले की केस फाइल्स देख रहा था आपसे बातचीत करने के पहले, तो उसमें मैंने देखा कि उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे जगन्नाथ मिश्रा, जो कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वो उन भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन दिलवाने या फिर उनके खिलाफ जो जांच विजिलेंस में अगर शुरू हो गई थी, उसको रुकवाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखते हैं और उस पर वो जांच रुक जाती है। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिला हुआ। जिन अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी मिलती है, वो अधिकारी खुद जो है पूरी प्रक्रिया को लीक कर देते हैं। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट की आपने बात की, उस विजिलेंस डिपार्टमेंट की भी कई अधिकारियों के बारे में आया कि उन्होंने खुद ही पैसे खा पी लिए और जो है मामले को दबा दिया। पीएससी का ये हाल था। तो इतना सिस्टम करप्ट कैसे हुआ? ये हैंड इन ग्लोव्स, ये सिर्फ पैसे का असर था या जो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल मोरालिटी का खत्म हो जाना, क्या था ये? क्या समझ में आया आप लोगों को कि कम से कम कोई एक तो खड़ा होता उसमें? मुझे लगता है कि जो एक व्यक्ति खड़ा हुआ शायद वो वीएस दुबे थे, जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे उस वक्त, जिन्होंने कि एक तरह से इस केस को पहली बार उजागर किया और डिसिसिवली आगे बढ़े। बाकी पूरा सिस्टम ऐसा क्यों हो चुका था? देखिए, एक तो पैसे का लालच, वो तो खैर है ही है। डर भी काफ़ी था अधिकारियों में, या जो लोग इस चीज़ को उजागर करना चाहते थे या इसमें सहभागी नहीं बनना चाहते थे, उनको डर ज़रूर था, बहुत भय था। मुझे अभी भी याद है, विजिलेंस में एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी था जिसने उस वक्त भी कंप्लेंट की थी और काफ़ी बोल्डली इस चीज़ को फेस किया था। वो आदमी भी लगभग टूट सा गया था। हम लोगों ने पूछताछ की, प्रमोशन नहीं देना, ट्रांसफ़र कर देना, हैरान करना, तो ये चीज़ें थी। मिस्टर दुबे जो चीफ सेक्रेटरी हुए और बाद में हुए जी, फाइनेंस कमिश्नर थे, ही टुक ए वेरी बोल्ड स्टेप कि इस चीज़ की इंक्वायरी कराई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज किया पता करने के लिए क्या है। उसके बाद से चीज़ें निकलनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज था। गिने चुने अधिकारी थे मुझे लगता है जिन्होंने किस, अदरवाइज इतना लंबा खिंचता ये 1980 नहीं, में मैं तो उस समय काफ़ी लोगों से मिला भी, जो अधिकारी थे उनको, मतलब हाँ ये ज़रूर था, खड़े नहीं पे डर के मारे हट गए या चुपचाप बैठ गए। लेकिन थे ऐसे अधिकारी जो एक्शन लेना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते थे, सिस्टम ही ऐसा था। क्योंकि खुद राज्य का मुख्यमंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व था, इसलिए पॉलिटिकल ये कनेक्शन हर एक को तो नहीं पता था कि चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, लेकिन जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के जो पॉलिटिकल कनेक्शन थे या सीनियर अधिकारियों के साथ कनेक्शन के, जो चाहते थे वो करा लेते थे। आप ही ने कहा कि ट्रांसफ़र करा दिया, अपने अधिकारी ले आए, या पीएससी में
केस पेपर ट्रांसफ़र का, तो जो देखता था दूर से उसको तो लगता होगा ना कि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। पीएससी में याद आया कि हर बार जब जांच शुरू होती थी, पीएससी कह देती थी कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और आप सारे केस पेपर्स दे दीजिए। जबकि शायद आप ही लोगों ने जब जांच शुरू की इस मामले की, तो कांके के किसी ऑफिस से वो सारे के सारे दस्तावेज बरामद हुए जिसके बारे में पीएससी ये क्लेम करती थी कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ये इस तरह का होल्ड था इन सब का, घोटालेबाजों का। वो कागज़ पे दिखा देना कि पीएससी में पेपर्स चले गए हैं, पेपर्स एक्चुअली उनके ऑफिस में हैं। ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड पे है, आई बाद में निकल के आया। और पीएससी के चेयरमैन भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी पैसे जाते थे चारा घोटाला के। वो तो फैक्ट है, वो चीज़ें प्रूव हुई बाद में। एक आर के राणा नाम का कैरेक्टर जो है सो काफी इसमें उछला, वो विधायक रहे थे लालू प्रसाद यादव के साथ, वो पढ़े भी थे बताते हैं। उनकी भूमिका क्या थी? क्या वो भी जो है एक तरह से किंगपिन ही थे इसको मैनेज हाँ, करने में? पूरा कॉन्स्पिरेसी में ही वाज वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स। ही वाज, मतलब उनका श्याम बिहारी सिन्हा और चीफ मिनिस्टर के बीच के कंडुइट का कहते रोल प्ले करते थे बेसिकली। आप लोग ये क्या आइडेंटिफाई कर पाए कि लालू यादव को खुद कितने पैसे मिले थे इसमें, 1000 करोड़ के घोटाले में? ये तो रिकॉर्ड पे होगा, मुझे याद नहीं है, बट चूंकि सजा हुई है तो डेफिनेटली क्विड प्रो क्यो में पैसे गए होंगे, बेनिफिट्स लिए होंगी, फैसिलिटीज़ ली होंगी। लेकिन क्या प्रॉपर्टी बनी और क्या रिकवर हुआ वो इस वक्त मुझे याद नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि उन तक जो भी एविडेंस हमारे पहुंचे थे वो काफ़ी सॉलिड एविडेंस। मुझे याद है कि 3 अक्टूबर 2013 को पहला कन्विक्शन हुआ था इस मामले में, और मुझे अगर ठीक ठीक याद है तो आप उस समय सूरत के पुलिस कमिश्नर थे हाँ बिल्कुल। जब आपको ये खबर हाँ, मिली थी। कैसा महसूस हुआ, क्योंकि 10 साल आप सीबीआई में जो आपका फर्स्ट डेपुटेशन था उसमें रहे, उसमें 1996 से लेकर 2002 तक, जबकि वापस आप सीबीआई से नहीं गए, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 6 साल उस केस में इन्वॉल्व रहे लगातार, और एक इक्का दुक्का केस नहीं, दर्जनों केसेस। और उसमें जाकर जो है 2013 में जाकर कन्विक्शन होता है। एक लंबी प्रक्रिया रही मेरे ख्याल से जो चली 13-17 साल। और राज्य का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, जो कि देश का रेल मंत्री भी रहा हो, पावरफुल पॉलिटिशियन रहा हो, फाइनली कन्विक्ट हुआ। क्या बहुत अंदर से उस दिन खुशी हुई थी, संतोष हुआ था कि एक चीज़ जो हम लोगों ने शुरू की थी और जिसमें इतना सारा थ्रेट हमें फेस करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना प्रेशर था, वो फाइनली लॉजिकल एंड तक गया? बिल्कुल, एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए बिल्कुल हुआ था। इतनी मेहनत की और अगर कन्विक्शन नहीं हो तो फ़ायदा क्या है? तो कन्विक्शन हुआ तो उससे डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन तो बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल श्री यादव का ही कन्विक्शन हुआ, ये हर एक केस में 50 से ऊपर एक्यूज है, हर एक का कन्विक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के हिस्ट्री में, पॉलिटिकल या जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े लेवल के करप्शन केसेस में, जिसमें हर एक केस में 50 से ज़्यादा एक्यूज हो या नंबर ऑफ एक्यूज बहुत ज़्यादा हो, हर एक को सज़ा हुई हो और 100% कन्विक्शन हुआ हो। बहुत कम, बहुत रेयर, मतलब नहीं हुआ है सर, आप उठा के देख लीजिए। और पॉलिटिकल लीडरशिप का उस समय मेरे ख्याल से पहला कन्विक्शन था। एक चीज बताइए, लंबे समय तक आपने इन्वेस्टिगेशन किया, कन्विक्शन हुआ, देश की राजनीति बदल गई उस घोटाले की जांच के बाद, लालू यादव को सफ़र करना पड़ा पॉलिटिकली, बहुत सारे अलायंसेस नए बने, बिगड़े, कुछ पार्टियां इमर्ज हुई, ये सब कुछ हुआ, कुछ कमज़ोर हुई। आज जब उस घोटाले की हम लोग बात कर रहे हैं, एक कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको आज भी याद आती है? जब भी चारा घोटाले की बात आती है, वो दिमाग में सबसे पहले कौन जाता है? देखिए, इस के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान काफ़ी सीनियर अधिकारियों ने या फिर हमारे कलीग्स ने या बाहर जो भी पुलिस ऑफिसर्स वगैरह चर्चा वर्चा होती, तो उस समय एक चीज़ बहुत जो इम्पोर्टेंट मेरे को अभी भी याद आती है, ये है कि हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर थे डॉक्टर UN विश्वास, ही स्टूड लाइक ए रॉक।
and he not only guided us but किसी भी दिक्कत में, मुश्किल के समय में he really took a stand. वैसा बहुत कम होता है। दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत से लोगों ने रिडिक्यूल भी किया। आपको मुझे अभी भी याद है when I was leaving CBI in 2002, तो मुझे ये कहा गया था एक बहुत सीनियर अधिकारी ने कि तुम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता है। अच्छा जी, मुझे कहा कि तुमको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता, तुमने जबरदस्ती चार्जशीट की। ये भी है। ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पैरवी के लिए जाते थे तो उस वक्त जो भी लीगल लिमिनरीज जिनको हम लोग ब्रीफ करते थे, उनका कई दफ़े एटीट्यूड ऐसा होता था जैसे हम ही क्राइम करके आए। अच्छा जी, मतलब आपका केस ढंग से लड़ने की जगह आपको क्वेश्चन कर किया जाता। हाँ, मैंने ये क्या एविडेंस है, इसमें क्या होगा, इस टाइप की चीज़। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरह की चीज़ें हैं, बट एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं, यू हैव टू फेस इट। उससे सीखने को भी मिलता है, उससे आपका अपना एक जो वजूद है या जो आपकी एक वो भी मजबूत होता है कि नहीं, मैंने जो किया ठीक है। और जब कन्विक्शन होता है, कोर्ट उस चीज़ को अपहेल करती है, तो डेफिनेटली उस समय लगता है कि हाँ, मैंने जो स्टैंड उस समय लिया था वो सही था। एक तरफ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, दूसरी तरफ क्या कभी ऐसा लगा कि कोई बॉडी हार्म कर देगा, कोई मार देगा? चूंकि सीबीआई के अधिकारी जाहिर है कोई सुरक्षा घेरा के साथ चलते नहीं है, अनाम नहीं होते हैं हमेशा। फैमिली लाइफ पर कोई असर, बच्चों की, चूंकि आपके बच्चे भी, आप भी, आपकी उम्र कम रही होगी, बच्चे भी छोटे रहे होंगे, क्या उनको लगा कि कहीं उनको तो नुकसान कोई नहीं देखिए, पहुंचा देगा? जिस एज में मैं फर्स्ट फेज में सीबीआई में गया क्या था, उम्र थी आपकी? मैं हार्डली उस समय 31-32 साल का रहूँगा जब ज्वाइन किया, 31 ईयर्स। और जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ उस समय 96 में, आई वाज 35। तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब स्कूल में थे, और डॉटर तो बहुत ही छोटी थी। ये और समय बिहार, आप चूँकि बिहार से, आपको पता है कि माहौल किस टाइप का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। हालांकि ऊपर के लेवल पर पता नहीं चलता है, बट किडनैपिंग, लूटपाट और ये सब चीज़ें, मर्डर्स वगैरह हुआ करते थे। और किडनैपिंग के लिए तो बिहार उस समय मशहूर था। सीबीआई में नॉर्मली पुलिस का कोई प्रोटेक्शन होता नहीं है, कोई आप फोर्स लेके चल नहीं सकते। मैं क्या, मेरे जो अधिकारी थे वो लोग भी नहीं करते, उनको भी कोई प्रोटेक्शन नहीं था। उस माहौल में हम लोगों ने काम किया तो डर तो रहता ही है। मेरे बच्चे छोटे थे, मैं मजबूरी में उसको हॉस्टल में डालना पड़ा, लेकिन हॉस्टल में जहाँ डाला वहाँ भी लोग बाग पहुँचे। या कई दफ़े जैसे अब पटना जाना पड़ता था, तो मेरे पास पटना का भी कई दफ़े चार्ज रहा, या रांची जाना पड़ता था, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑल अलोन। पटना के लिए वो गंगा दामोदर एक्सप्रेस रात में धनबाद से चलती है, सुबह पहुंचती है, और वहाँ से रात में चलती है, सुबह धनबाद पहुंचती है। तो अकेले ट्रैवल करना, कोई भी कुछ भी कर सकता था। रेलवे में डकैतियाँ होती थी उस वक्त, कोई भी कुछ कर सकता था। लेकिन ठीक है, नहीं हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। और वो एक हैज़र्ड ज़रूर था, लेकिन उसको अगर हम ध्यान में रखते तो काम ही नहीं होता। परिवार को झेलना पड़ा, इसमें वाइफ है, बच्चे हैं, इनको जो प्रेशर था वो तो वही लोग समझ सकते हैं ना। मेरी डॉटर काफ़ी बीमार रही उस बीच में, तो उसका भी ट्रीटमेंट कराने के लिए भाग दौड़ करना, और फिर ये प्रेशर भी झेलना, और कोर्ट का प्रेशर झेलना, इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर झेलना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। फैमिली का सपोर्ट रहता है तो बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों ने सफ़र किया, वाइफ ने, बच्चों ने, मेरे पेरेंट्स ने, लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स ने। क्या किसी ने ये नहीं कहा कि कहाँ पंगे ले रहे हो इतने बड़े बड़े लोगों मुझे से? कहा, मैं से कहा कि इस तरह से क्यों कर रहे, तुम्हें पता नहीं है बिहार क्या है? बिकॉज मेरा कार्डर तो गुजरात है, और यहाँ पे बड़ा फ्रंट फुट पे अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो नेचुरली वो
झेलना तो पड़ेगा। मुझे नहीं आइडिया था, इग्नोरेंस इज द ब्लिस, लेकिन चीज़ें हो गई, ठीक ठाक हो गई। इतने वर्षों बाद कैसा लगता है जब ज्यादातर केसेस में कन्विक्शन हो गया? दिल को अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है कि हाँ, जिसके लिए इतनी परिवार मेहनत को की। तो हाँ डेफिनेटली अच्छा लगता है। बच्चे अब तो बड़े हो गए तो वो अप्रिशिएट करते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है, और फैमिली में भी। और चूंकि ये केसेस इतने इम्पोर्टेंट थे पॉलिटिकली, तो नेचुरली आपका अगर नाम होगा तो अच्छा तो लगेगा। लेकिन ये है कि हाँ, एक इस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मतलब बहुत कम लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो आई एम फॉर्चुनेट इन दैट वे। बहुत अच्छा लगा, और आपको धन्यवाद भी कि आपने अपनी ये अनुभव और इस केस की डिटेल्स को इतने विस्तार से हमारे साथ शेयर किया, जो कि जाहिर है इस तरीके से कभी बाहर नहीं आया है। चुनौतियाँ, पूरी जांच की प्रक्रिया, कन्विक्शन के स्टेज तक जाना, और आपके पास काफ़ी कुछ है बताने के लिए, चूँकि एक अकेला ऐसा केस नहीं था जिसको कि आपने इन्वेस्टिगेट किया, जिसको सुपरवाइज़ किया। ऐसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि राकेश अस्थाना वो अधिकारी रहे जिन्होंने कि सिर्फ चारा घोटाला की ही जांच नहीं की, उसको सुपरवाइज नहीं किया, उसी की वजह से चर्चित नहीं रहे, बल्कि जिस बिहार में, जो कि बाद में एक हिस्सा उसका झारखंड बन गया, जब वहाँ पर पोस्टेड थे, 10 साल रहे, एसपी के तौर पे गए थे, डीआईजी के तौर पे वापस लौटे, 10 साल के उस कार्यकाल के दौरान सिर्फ चारा घोटाले की ही जांच नहीं की, कोलतार घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला था उस जमाने का, चिरुडी केस एक था, फिर पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस थे, गुजरात लौटे, उसके बाद से 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उसकी भी जांच को आपने सुपरवाइज किया, और सीबीआई से तो खास नाता ही रहा। जो करियर के आखिरी के कुछ वर्ष थे उसमें फिर सीबीआई में आए, और एक तरह से कह सकते हैं कि सीबीआई के इतिहास में उन गिने चुने अधिकारियों में से रहे जिन्होंने कि हर लेवल पर सर्व किया, क्या एसपी, क्या डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, चूंकि सीबीआई में डायरेक्टर का रोल होता है, जो डीजी लेवल पोस्ट है, सीबीआई के इंचार्ज डायरेक्टर भी रहे। और वही नहीं, देश के गिने चुने पुलिस अधिकारियों में से हैं जिन्होंने कि 5-5 सीपीओज यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको हेड किया, और इस दौरान बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस रहे जिसकी या तो आपने सीधे सीधे जांच की या फिर उस जांच को सुपरवाइज किया, दिशा दी, तमाम प्रेशर्स को झेलते हुए। इन सब पर हम अगले कुछ एपिसोड्स में बात करेंगे। फिलहाल इतना।